हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? IUPAC नोमेनक्लेचर, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने सीखा प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप, मैग्नेटिक मोमेंट और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा। अब उसी पर आधारित और दो चार सवाल अलग अलग टाइप के करेंगे। लास्ट क्लास में हमने NiCl4 2- का किया था। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था NiCl4 2- इसका हमने सारा चीज निकाला था। जो चीज हमने इसका निकाला था अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसमें वही सारी चीजें दूसरे क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। इस बार हमने क्लोरीन के जगह पर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है NiCl4 के जगह पर हम रख रहे हैं CN4 2-। सेम क्वेश्चन है, बस इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिगेंड के फॉर्म में क्या था? क्लोरीन था, और इसमें क्या है? साइनाइड है। वो मोनो एटॉमिक लिगेंड था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ था। ये साइनाइड है जो एक से अधिक एटम से बना है, कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग एटम से बना है। तो ये मोनो एटॉमिक लिगेंड नहीं है, ये एक से अधिक एटम से बना है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसका निकालना है प्राइमरी वैलेंसी। क्या निकालना है बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड प्राइमरी वैलेंसी। और सर ने आपको कहा कि कभी भी प्राइमरी वैलेंसी निकालना हो तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है। कभी भी प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए कहा जाए, इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, चलिए, तो हम लोग निकल, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है तो निकल का प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। तो जिसका निकालना रहता है उसको X मानते हैं। निकल का निकालना है तो निकल का चार्ज को X मान रहे हैं, प्लस साइनाइड का चार्ज होता है -1। साइनाइड का चार्ज कितना होता है बता चुके हैं। साइनाइड एक लिगेंड है, नेगेटिव आयन है, इसलिए इसका चार्ज -1, और साइनाइड की संख्या 4 है, इसीलिए × 4 करेंगे। ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे चार्ज है -2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड को, -2। यहां से X की वैल्यू निकालेंगे तो -4 उधर जाकर 4 में से 2 गया तो +2 हो जाएगा। यानी अगर आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालने बोला है, इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गया, और ये इसका क्या है? आंसर। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालना आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो एक बार। अब इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया गया है कि अगर कभी भी आपको अगर सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए कहा जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी अगर पूछेगा सेंट्रल मेटल एटम का, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं कि जितना भी लिगेंड होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड इनटू डेंसिटी। यहां क्या लिखा है दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो देखो, इक्वल्स टू क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का मतलब क्या फॉर्मूला होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो चाहे सेकेंडरी वैलेंसी निकालना हो, है ना, इसका एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड। जो भी लिगेंड है उसकी डेंसिटी कितनी है, इन दोनों को गुना करना होता है। बताइए यहां पर इस कंपाउंड में आपको लिगेंड की संख्या कितना दिखाई दे रहा है?
मैं पूछता हूं कि निकल के साथ कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हैं, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, 4, इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कि साइनाइड के पास कितने ऐसे एटम हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो साइनाइड में 2 एटम जरूर हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, परंतु उसमें सिर्फ एक ही एटम ऐसा है नाइट्रोजन जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसका डेंटिसिटी 1 माना जाएगा। इसके पास एक ही दांत है, तो डेंटिसिटी हो जाएगा साइनाइड का 1। क्यों डेंटिसिटी 1 हुआ? क्योंकि साइनाइड भले ही 2 एटम से मिलकर बना हो, परंतु उसमें सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। वैसे एटम की संख्या साइनाइड के पास कितनी है, 1, तो एक साइनाइड के पास एक एटम ऐसा है, और टोटल साइनाइड की संख्या कितनी है, 4, तो इंटू 4 किए हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। यानी सेकेंडरी वैलेंसी निकालने बोले चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने बोले, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार प्राइमरी वैलेंसी निकल जाएगा और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी निकल जाएगा। नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइमरी वैलेंसी निकल गया, सेकेंडरी वैलेंसी निकल गया। इसमें किसी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर कभी भी कुछ पूछने का मन करे पढ़ने के दौरान तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9785722650। सुचित सर, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, जो पेज नहीं समझ में आ रहा है, और उसमें मार्क करके हमको भेज दिया करें, मैं तुरंत सॉल्व करके आपको वहीं पे समझा दूंगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा, कोऑपरेट कर दूंगा। 9785722650। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी दोनों हो गया। अब तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो पहले ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का, और यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल। तो निकल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और याद रखना मैंने आपको सिखाया था निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, और किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है। तो अगर निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, मतलब निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये देखिए। निकल का करना है, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 28 हैं। इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 4s2 एंड 3d 28 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है वो समझ लो यही फॉर्मेट है, ठीक है। अगर यहाँ 28 है, यहाँ तक ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस इसमें खाली चेंजेस आएगा, ठीक है। 3d अगर 21 रहता तो 3d 1 हो जाता, 22 रहता तो 3d 2 हो जाता, 23 रहता तो 3d 3 हो जाता, इस प्रकार से। अगर 24 रहता तो 4 नहीं होता, 5 हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि 24 डी में कभी 4 नहीं होता, डी में कभी 9 नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 8 है, इसलिए 3d 8 हो गया है। अब हमको खाली इसका नहीं लिखना है, अब हमको देखना यहाँ पर है कि इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है ये कितना है, यहाँ पर +2 है। ये चार्ज से तुमको कोई लेना देना नहीं है, ये देखो कि प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +2, तो आपको Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। नाउ सिंस मैं सब चीज लिख दे रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ निकल इस क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू +2, सो आपको Ni के साथ साथ Ni2+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। Ni का तो करना ही है, सेंट्रल एटम है, आयन का भी करना है। और आयन कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्राइमरी वैलेंसी से डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी कितना आया है। यहां पर कितना चार्ज है वो नहीं देखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो। यहां तो 2- चार्ज है, ये मत सोचना कि यहाँ 2- अच्छा इसलिए 2+ लिए, ना 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 ना। प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करेगा कि हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेट का करना है, कौन से आयन का करना है। अगर यहाँ पे +3 रहता, अगर प्राइमरी वैलेंसी +3 आ जाता, +4 आ जाता, तो जितना प्लस आएगा उतना का हमको करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो Ni2+ है, 2+ का मतलब है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से करता है। और यहां सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर हम आपसे कहें तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4s है। ये जो 4s है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहरी कक्षा है ये।
तो इलेक्ट्रॉन का त्याग यहीं से करेगा। सर तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए सर 3 इलेक्ट्रॉन करना होगा तब सर तो 2 यहां से करेगा और 1 फिर यहां से करेगा। अगर 4 करना हो तब सर 2 पहले यहां से करेगा, उसके बाद यहां से 2 करेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो निकल Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये आर्गन 18 जैसा है वैसा ही रखेंगे। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा 4s0 और ये क्या हो जाएगा 3d8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब इसके बाद आता है डी नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए यहां से खेला खेलेंगे, यहां से ध्यान देना है सर कैसे बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए यहां से देखना है, तो यहां 4s नहीं 3d से शुरू करना है हमेशा। किसे शुरू करना है? 3d से शुरू करना है, तो 3d। अब देखो बच्चों डी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। 3d, चाहे 3 का d हो, चाहे 4 का d हो, चाहे 5 का d हो प्यारे, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए हमने 5 बॉक्स बनाए हैं। ये 5 बॉक्स 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस 5 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 3d के पावर में 8 लिखा हुआ है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले एक एक करके भरेंगे। 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। उसी प्रकार 6 उल्टा स्पिन में 7 8, 5 और 3 8, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 3d 8 हो गया। अब 3d भर गया। देखो तीसरा सेल के अंदर 3 ही सब सेल होता है, sp,d, इसीलिए 3d के बाद 3f नहीं जाएंगे। अब 3d के बाद कहां जाएंगे? 4s में जाएंगे। 4s सब सेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। अब एक बात समझो, यहां पर जो निकल है, यहां पर निकल के साथ कितने लिगेंड हैं? 4 लिगेंड हैं। मतलब हमने दूध वाले से कहकर कितने प्रकार के दूध मंगवाए हैं? 4 लिगेंड है, मतलब 4 प्रकार के दूध मंगवाए हैं, शेरनी का, गाय का, ऊंट का, हाथनी का। तो 4 दूध को रखने के लिए हमें 4 खाली बर्तन चाहिए, 4 बर्तन चाहिए। अगर मान लो यहां 5 रहता तो 5 बर्तन का जुगाड़ करते, 6 लिगेंड रहता तो 6 बर्तन का जुगाड़ करते। अगर ये मान लो कि डाइडेंटेट लिगेंड होता, जैसे En होता, तब उस केस में क्या करते? डाइडेंटेट लिगेंड अगर रहेगा, आगे पढ़ाएंगे क्या होता है, जैसे En रहता तो 4 दूना 8 ऑर्बिटल का जुगाड़ करना पड़ता। फिलहाल ये मोनोएटॉमिक लिगेंड है, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसीलिए यूनिडेंटेट लिगेंड है, इसीलिए यहां 4 लिगेंड है तो 4 डब्बा खाली चाहिए। देखो ध्यान से, अब यहां पे डब्बा तो एक ही जुगाड़ हुआ 4s, तो 4s के बाद कहां जाएंगे? 4p में जाएंगे। और p के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 3। s के पास 1 डब्बा, p के पास 3 डब्बा, चाहे किसी का भी p हो। उसी प्रकार d के पास 5 डब्बा होता है। अब देखो यहां पर कितना लिगेंड है? 4 लिगेंड है, और डब्बा कितना है? खाली 4 जुगाड़ हो गया है। ठीक है, अब डब्बा तो 4 जुगाड़ हो गया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। एक बात का क्या ध्यान रखना है कि जो साइनाइड है, Cn, जो साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो समझो ध्यान से, ठीक, साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ध्यान समझना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिगेंड क्या था? क्लोरीन, और क्लोरीन एक वीक लिगेंड था, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सर हम कैसे जानेंगे सर कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन लिगेंड वीक है? वो भी अभी समझा रहे हैं। देखो फिलहाल साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना, ध्यान समझिएगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी ना अनपेयर्ड नहीं देखना चाहेगा। उसके सामने अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक अकेला एक डब्बा में इलेक्ट्रॉन है, तो उसको पीछे धकेल करके उसको कहेगा तुम पेयर्ड हो, हम इधर नहीं जाएंगे, हम यहां से भरते हुए जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो, और अगर वीक लिगेंड है तो जहां उसको जगह मिलेगा चुपचाप वहां जाकर के वो सेट हो जाएगा। लास्ट क्लास में जब हमने NiCl4 का किया था, तब हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं धकेला था। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड था, जबकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टॉलरेट नहीं करेगा। वो तुरंत क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा और ये डब्बा को खाली करेगा, और इधर से फिर भरते हुए जाएगा। समझ गए? तो साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इट विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड टू मेक इट पेयर्ड, बैकवर्ड टू
मेक इट पेयर्ड, जो अनपेयर्ड है उसको पेयर्ड करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर धकेल देगा, जो पहले से पेयर्ड है उसको कुछ नहीं करेगा, जो अनपेयर्ड है उसको धकेल करके पेयर्ड कर देगा और ये डब्बा खाली कर देगा। अब यहां से एक डब्बा होगा, 1 2 3 4, पी का 3 डब्बा जरूर है, पर पी का 2 ही डब्बा का वो इस्तेमाल करेगा और एक डब्बा डी से ले लेगा ऑर्बिटल। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो ऐसा करने देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो 3D के पास क्या है, 3D के पास क्या है, 1 2 3 4 5। अब जो इलेक्ट्रॉन आराम से इसके पास रह रहा था अनपेयर्ड, इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे और एक डब्बा इसका खाली हो जाएगा। और 3D के पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, पर उसके रहने का जो तरीका है वो बदल गया, वो इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेल देगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तभी, वीक लिगेंड ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 3D 8 हो गया। अब उसके बाद 4s, ये 4s का ऑर्बिटल है। उसके बाद 4p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, पर 3 में से ना तीनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये टोटल निकल को कितने लिगेंड को हैंडल करना है, 4 लिगेंड को। तो 4 लिगेंड को हैंडल करने के लिए बस 4 ऑर्बिटल चाहिए और हमेशा इधर से भरते हुए जाएगा, इधर से भरते हुए जाएगा। अगर अनपेयर्ड है तो उसको पहले पेयर्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ध्यान समझना क्या होगा। तो ये 4 डब्बा का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन ये डब्बा सही से नहीं है, निकल अपने हिसाब से रखा था। अब निकल को हैंडल करना है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसकी दुनिया में कोई आ रहा है तो उसके हिसाब से अपने ऑर्बिटल को सेट करेगा। तो ये 4 ऑर्बिटल, डी का 1, एस का 1 और पी के 2, 4 ऑर्बिटल चाहिए। क्यों 4 चाहिए? क्योंकि 4 लिगेंड है इसलिए 4 डब्बा चाहिए। अब ये चारों ऑर्बिटल टूटेंगे और टूटकर नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। अब 4 डब्बे हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये और एक ऑर्बिटल ये। तो 4 ऑर्बिटल अगर मिल रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये चारों ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये जो 4 जैसे है वैसा रहेगा, 1 2 3 और 4। और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा। और ये 3D 8 जैसे है वैसा ही रहेगा। लेकिन अब इस डब्बा, अब ये डब्बा जो डी का पहले था वो अब डी का नहीं रह गया। ये सारे डब्बों का नाम क्या हो गया? डी एस पी का 2 ऑर्बिटल है तो इसका नाम हो जाएगा DsP2। क्या नाम हो जाएगा? DsP2। इसमें डी का भी अंश है, एस का भी अंश है और पी के 2 ऑर्बिटल का हिस्सा इसमें मिक्सचर है। इसीलिए इस डब्बे का नाम है DsP2, इसका भी नाम DsP2, इसका भी नाम DsP2 और इसका भी नाम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इन सारे ऑर्बिटल का नाम है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें आएगा कौन? लिगेंड कौन है आपका? लिगेंड कौन है? साइनाइड। तो अब लिगेंड आएगा और इन डब्बों में अपना लोन पेयर भर देगा साइनाइड। इसमें साइनाइड आएगा, अपना लोन पेयर भर देगा। इस डब्बे में साइनाइड आएगा, अपना लोन पेयर भर देगा। इस डब्बे में साइनाइड आएगा, अपना लोन पेयर भर देगा। और इस प्रकार एक कंपाउंड बनेगा। क्या? तो NiCN4 ये कंपाउंड आपका बनकर तैयार हुआ। NiCN4 ये कंपाउंड बन गया। आपको पूछा गया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो जवाब है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो sp3 नहीं आया। देखो 4 लिगेंड यहां भी है, पर 4 लिगेंड है, यहां पे 4 लिगेंड था तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? DsP2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आप ये देख के नहीं कह सकते हैं कि अगर 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही होगा, क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो इसका शेप बदल जाता है और इसका जो ज्योमेट्री होगा, इस कंपाउंड का जो शेप होगा, इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? DsP2 में बताए हैं, टेबल बनवाए हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी? स्क्वायर प्लेनर, यानी निकल के साथ 4 साइनाइड, इस प्रकार से साइनाइड 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 और साइनाइड, 4 साइनाइड इस प्रकार से जुड़े होंगे। और 2 चार्ज है तो यहां पर 2 चार्ज ऐसे दिखाएंगे। ये इस कंपाउंड का ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया। नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। अब बात आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या आता है? अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, 4 चीज निकाले, ज्योमेट्री 5 चीज निकाले। अब छठा चीज निकालना है आपको, मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी ये जो कंपाउंड है NiCN4 क्या ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सर ने आपको क्या सिखाया कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें देखिए, इसमें कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जिसमें एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यहां सब पेयर्ड है, यहां सब पेयर्ड है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा सर, ये मैग्नेट से रिपेल करेगा, मैग्नेट से दूर जाएगा, क्योंकि इसके सभी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसको डर है कहीं मेरा इलेक्ट्रॉन ले ना ले, इसलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय मैग्नेट से दूर जाएगा। तो जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए तो उस केस में इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर मतलब सर that is weakly repel towards, that is weakly repel by magnet, weakly repel by magnet। ये मैग्नेट की तरफ नहीं जाएगा, ये मैग्नेट से दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कहां से देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से देखना है, इसमें देखना है, इसमें, इधर गोली मारो सब हटाओ, यहां देखना है, यहां कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड रहता तब क्या शो करता, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n का वैल्यू यहां क्या हो गया, 0। अच्छा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलेगा तो आपको बताए हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब n का वैल्यू अगर 0 है तो यहां n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक ही नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का कोई मतलब नहीं है। जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब चीज निकल गया। अब लास्ट में क्या बच गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या ये कंपाउंड जो है स्टेबल है कि नहीं है, बताए हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये चेक करने में मदद करता है कि कोई दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी कंपाउंड का नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, जैसे हीलियम का 2 होता है तो 2 आ जाए, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86, तो ये सब एटॉमिक नंबर, ये सब नंबर अगर आ गया किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उस केस में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल माना जाता है, अन्यथा अनस्टेबल हो जाएगा। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला बताएं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर निकल का 28 लेना है सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं, प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं, 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले हैं, 4। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पुट करो, 28 में से 2 गया, कितना बचेगा, 26, 4 दूना 8, कितना हो गया, 26 4 30 34। अगर 36 आ जाता, 34 तो कोई भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता है। अरे भैया, हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, रेडॉन का होता है उसके बाद जेनॉन का होता है 54, उसके बाद रेडॉन कितना होता है 86। तो इसमें से कोई नंबर आया, अगर कोई नंबर नहीं आया मतलब ये कंपाउंड क्या माना जाएगा, उतना भी स्टेबल नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल माना जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम चेक करते हैं कि दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। चलिए, इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का ये सारा चीज आपको निकालने आना चाहिए। ये है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
से रिलेटेड सवाल नोट डाउन करिए। हो गया है बच्चों, जल्दी करो। चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है, ये कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अभी टेम्पोररी थोड़ी देर के लिए आपको बता देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैसे जानेंगे सर कि कौन लिगेंड स्ट्रांग है, कौन लिगेंड वीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैसे जानेंगे कौन लिगेंड स्ट्रांग है सर, कौन लिगेंड वीक है। फिलहाल काम चलाने के लिए बता रहे हैं। अगर कोई वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम कार्बन है तो ये बहुत स्ट्रांग लिगेंड माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई लिगेंड जिसमें नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है तो ये क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। और सबसे ज्यादा कार्बन वाला, उसके बाद नाइट्रोजन वाला। उसके बाद कोई वैसा लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन डोनर है ना, तो वैसा लिगेंड वीक माना जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई वैसा लिगेंड जिसमें हैलोजन डोनर है, एक्स मतलब हैलोजन डोनर अगर लिगेंड है तो वैसा लिगेंड क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये दोनों जो लिगेंड होंगे ये कैसे लिगेंड माने जाएंगे, वीक लिगेंड माने जाएंगे। जैसे सर उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए कि वाटर है H2O, इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये क्या है, वीक लिगेंड है। इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, OH है ना, OH माइनस, तो ऑक्सीजन यहां पर डोनर एटम है तो वीक लिगेंड माना जाएगा। हैलोजन Cl माइनस, Br माइनस, इस प्रकार का अगर कहीं लिगेंड दिखाई दिया तो ये क्या माना जाएगा, वीक लिगेंड माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये दोनों देखो, ये दोनों जो लिगेंड हैं, कार्बन अगर डोनर है या नाइट्रोजन डोनर है तो इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलना है। क्या बोलना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाएगा। जैसे कि सर, जैसे कि NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की श्रेणी में आएगा। और क्या हो सकता है, NH3 हो गया, CN हो गया, CO हो गया, इस प्रकार का अगर लिगेंड आता है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार का अगर लिगेंड आता है तो वीक में आएगा, ठीक है। अभी हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको लिखवाएंगे, पर ये सब थ्योरी नहीं ना बताया है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब वहां पर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ाएंगे। फिलहाल आप अभी ये समझिए कि इसमें कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है, ठीक है। फिलहाल इतना काम चल जाएगा आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आगे एक दूसरा सवाल लेते हैं, निकेल वाला से थोड़ा हट के लेते हैं, है ना। मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा सवाल है, तीसरा CONH3 ये एक कंपाउंड दिया गया है और आपको बोला है कि इसका प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सारा चीज निकालिए, ठीक है। क्या क्या निकालिए, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सारा कुछ निकालिए इसका। चलिए तो निकाल के दिखाइए जरा फटाफट, आप लोग ट्राई करिए, मेरे भरोसे ना बैठे रहो भाई, ट्राई करो। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। CO का मतलब कोबाल्ट। अगर लिगेंड के फॉर्म में CO लिखा रहे, समझिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहां पर जो लिखा हुआ है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोबाल्ट है, ये हमेशा मेटल होगा D ब्लॉक का, और 3D सीरीज का एलिमेंट होगा 21 से 30 तक। याद करो
सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन 25, फ्री 26, कोचिंग 27, यानी कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर 27 है। और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी पता होना चाहिए आपको। बताए ना अभी नाइट्रोजन वाला, क्या बताए कि नाइट्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, साइनाइड, अमोनिया, ये सब। चलिए तो ट्राई करो। सबसे पहले क्या निकालना है? प्राइमरी वैलेंसी। फटाफट लिखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और क्या सिखाया गया है? जिसका निकालना है उसका क्या मानो? x। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए 0 इंटू क्या कर देंगे? 6। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। तो यहां से प्राइमरी वैलेंसी क्या निकल कर आ गया? 3। तो चाहे प्राइमरी वैलेंसी पूछे चाहे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, वैल्यू क्या होगा? +3 होगा। क्या होगा? वैल्यू +3 होगा। इसी प्रकार दूसरा पार्ट में क्या निकालना है? सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए क्या सिखाया सर? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं कि जितना भी लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड करना है ना। नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड करना है। तो बताइए यहां पर लिगेंड की संख्या कितनी है? यहां पर कोबाल्ट के साथ कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है? 6। तो यहां 6 इंटू डेंसिटी। NH3 में अमोनिया के पास कितने एटम ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? टोटल एटम भले 4 हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम, पर लोन पेयर जब डोनेट करने की बारी आएगी तो लोन पेयर सिर्फ कौन डोनेट कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है। यानी इसका भी डेंसिटी 1 हो गया। यानी अगर आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जाए चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, वैल्यू आएगा 6। और ये आपका हो गया आंसर। मुझे लगता है आप लोगों ने भी इतना ही निकाला होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आप सीख गए हैं। तीसरा पार्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सी पार्ट निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, सेंट्रल मेटल एटम का भी और साथ ही साथ सेंट्रल मेटल आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18, 4s2 एंड 3d7। 27 इलेक्ट्रॉन है, तो 27 है तो 18 हो गया आर्गन का और 2 हो गया 4s। 18 2 20 और 7 27। आपको खाली कोबाल्ट का नहीं देखना है। प्राइमरी वैलेंसी यहां पर कितना है? +3। तो आपको कोबाल्ट 3+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जो प्राइमरी वैलेंसी आया उसका वही सेंट्रल मेटल आयन बन जाएगा। तो आपको CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जब CO3+ का करेंगे तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से करेगा? आउटर मोस्ट से 2 करेगा, लेकिन इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है नहीं आउटर मोस्ट के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से करेगा? 3d से। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 18, 4s0 एंड 3d6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? तो ये इसका हो गया आंसर। और इस प्रकार निकल के आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा पार्ट पे क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा। हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी सर क्या सिखाए? यहां से देखना है और उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो इस पेज में नहीं हो पाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग दूसरे पेज में करेंगे। यहां तक नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आते हैं डी पार्ट में, और डी पार्ट में आपके पास क्या है बालक? हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट देखो, ध्यान समझो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था ना CO3+ का। क्या किया था? आर्गन 18, 4s0 एंड 3d क्या हुआ? देखो जरा, 3d क्या है? 4s0 3d6, तो 3d6। अब इसके आधार पर ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 3d से। बताओ डी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, और 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या बताया गया आपको? यहां पर देखो कोबाल्ट कितने प्रकार का दूध मंगवाया है? तो जवाब है 6 प्रकार का दूध मंगवाया है। यानी कि 6 प्रकार का अगर दूध मंगवाया है तो उसको रखने के लिए कितने बर्तन खाली चाहिए? 6 बर्तन खाली चाहिए। इसका मतलब 6 अमोनिया, अगर यहां पर 6 लिगेंड है तो कोबाल्ट को अपने 6 ऑर्बिटल खाली देने पड़ेंगे, तब जाकर के उसमें आएगा कौन? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यहां पर 4s के पास 1 ऑर्बिटल, 4s के बाद 4p के पास 3 ऑर्बिटल, 4p के बाद 4d में जाएंगे, 1 2 3 4 5, d के पास 5 ऑर्बिटल। कितने हो गए? 5 3 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6। चलो हो जाएगा। इधर से भरना, इधर से मत जोड़ो, इधर से जोड़ो। अब ध्यान देना है
कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखो यहां पर अमोनिया यहां पे लिगेंड है कि नहीं? अमोनिया लिगेंड। और अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बताएं, देखो अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? पेयर्ड करेगा। सिंस NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 कैसा लिगेंड है? इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इसीलिए वो क्या करेगा? सो इट विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड, इट विल शिफ्ट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको बैकवर्ड धकेल देगा। शिफ्ट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड, पीछे, टू मेक इट पेयर्ड, टू मेक देम पेयर्ड, उनको पेयर्ड बना देगा। टू मेक देम पेयर्ड, उनको पेयर्ड बना देगा। अगर अनपेयर्ड कोई दिख रहा है तो उसको तुरंत पेयर्ड कर देगा। अब देखो पेयर्ड कैसे करेगा, ध्यान समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके पास चला जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके पास चला आएगा, और इस प्रकार ये 2 डब्बा लास्ट का खाली हो जाएगा। नहीं, देखो जरा ध्यान समझो, 1 2 3 4 5 डब्बा होता है। 3D कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो ये तो पेयर्ड हो जाएगा, पहले से था ही। और ये जो अनपेयर्ड था वो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आके पेयर्ड हो जाएगा, ये इधर से आकर के पेयर्ड हो जाएगा, और ये दोनों खाली हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 डब्बा खाली हो गया। अब उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, p के पास कितने होते हैं? 3। देखो 6 का जुगाड़ हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, इधर से ही 6 जुगाड़ हो गया। तो 4d ऑर्बिटल लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? देखो ध्यान समझो, मैं क्या कह रहा हूं। यहां का 2 डब्बा हो गया खाली ना, इधर से भरते हुए जाएंगे। तुमको 6 खाली डब्बा चाहिए, इधर से 6 मिल रहा है। 1 2 हमेशा इधर से भरते हुए जाना है। जो अनपेयर्ड है उसको धकेल के पूरा खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। वीक लिगेंड रहता तो ऐसा नहीं करता, इधर जहां पे खाली था इधर भरता, इसको छेड़ता भी नहीं जरा भी, जैसा था वैसे रहने देता। अगर वीक लिगेंड होता चुपचाप इधर भरता। 1 2 3 4 5 6, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता sp3d2। लेकिन चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन इधर धकेल देगा। अब ये जो 6 ऑर्बिटल है ना, ये 6 ऑर्बिटल का अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 2 और ये 4 6, ये 4 ऑर्बिटल का क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो देखो D का कितना ऑर्बिटल भाग ले रहा है? 2 ऑर्बिटल, तो इसलिए हो जाएगा D2। S का कितना ऑर्बिटल है? 1, तो S। P के कितने ऑर्बिटल है? 3, तो ये हो जाएगा D2sp3। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? D2sp3। और 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं ना बच्चों, तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब ध्यान समझना, देखना जरा ध्यान से, क्या था यहां पे? देखो क्या है आपके पास, क्या है? ध्यान फिर समझो, समझा रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये है आपके पास 3D 6। उसके बाद क्या है? 4s। उसके बाद क्या है? 4p। अब ध्यान समझो क्या है। देखो यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं साफ से। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन 3 डब्बा में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 डब्बा में डालो, इसको, इसको और इसको। ये 1 2 3 4 5 6। अब इनका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा इनका? हाइब्रिडाइजेशन। इसका 2 और इसका 3, ये सब मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होकर के क्या बनाएगा? मिक्स हो जाएगा, और क्या बनाएगा? इसको क्या कहते हैं? पुराना डब्बा टूटकर नया डब्बा बन रहा है, नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और इसका नाम क्या होगा? तो D का 2 ऑर्बिटल ले रहे हो इधर से, पहले D ले रहे हो इसलिए पहले D लिखना है, उसके बाद S, और P के 3 है तो D2sp3। ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं तो नए ऑर्बिटल 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अंदाजी डब्बा नहीं बना देना है कितना भी, 6। और ये 3 डब्बा जो जैसे भरे हुए थे ये वैसे ही रह जाएंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 3D6। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्या होगा? इन 6 डब्बे में कौन आएगा? कौन? अमोनिया लिगेंड है ना। क्वेश्चन में लिगेंड कौन है? अमोनिया लिगेंड है। देखो अमोनिया लिगेंड है ना, तो जब अमोनिया लिगेंड है तो अमोनिया अपना लोन पेयर रखेगा। तो यहां पर क्या होगा? अमोनिया अपना लोन पेयर, यहां अमोनिया अपना लोन पेयर, यहां पे अमोनिया अपना लोन पेयर, और इस प्रकार सभी जगह पर अमोनिया अपना लोन पेयर फीड कर देगा। यहां अमोनिया अपना लोन पेयर और यहां पर अमोनिया अपना लोन पेयर भरेगा, और इस प्रकार कंपाउंड क्या बन जाएगा?
NH3 6 और क्या है टोटल चार्ज 3 माइनस, ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में आपको पूछा गया है कि बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब अब आप बता देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, D2sp3, चाहे sp3 D2 हो चाहे D2sp3 हो, ज्योमेट्री दोनों के केस में मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। कैसा ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल। मतलब सर कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 5 और 6 सभी जगह पर अमोनिया होंगे, NH3 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 NH3, इस प्रकार से सभी जगह पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अमोनिया, इस प्रकार 6 हो जाएगा। और ओवरऑल चार्ज कितना है बच्चों, 3 माइनस, तो 3 माइनस ऐसे दिखा देंगे। ये बन गया इस मॉलिक्यूल का शेप। अब इसके बाद क्या निकालने बोला है, अब इसके बाद आपको निकालने के लिए बोला गया है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप देखिए यहां पर कहीं भी आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हमसे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे कि ये कंपाउंड जो है, क्या ये कंपाउंड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं करेगा। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्या, ये तो मैग्नेट से दूर जाएगा। तो ये क्या होगा, रिपेल बाई मैग्नेट। क्यों, रिपेल बाई मैग्नेट, ये तो मैग्नेट से रिपेल होगा। दिख रहा है ना यहां क्या लिखा हुआ है, रिपेल बाई मैग्नेट, ये बाई लिखा हुआ है ना, रिपेल बाई मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, रिपेल बाई मैग्नेट। क्यों सर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि n का वैल्यू क्या है, 0, अर्थात इसका बिहेवियर कैसा होगा सर, तो उसको लिखेंगे डायमैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक इन नेचर, इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। इसी प्रकार अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोलेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जिसको हम म्यू कहते हैं। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, √n इंटू n प्लस 2। अब भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, यानी म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट में क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 27, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं, देखो जरा 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना निकाले हैं, 6। चलो यहां पुट करो, तो ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 6, 27 में से 3 का कितना बचेगा, 24 प्लस 6 दूना 12, 24 और 10 34 और 2 36, देखो 36 आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा माना जाएगा, स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, और इसीलिए ये कंपाउंड कैसा माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। चलो नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलें अब आगे, कोई बात अगर नहीं समझ में आता है तुरंत पूछना है ना, ये नहीं कि हो जाएगा देख लेंगे, फटाफट। ओके चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप लोग फंसेंगे। और फंसेंगे ही फंसेंगे, देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, NiNH362+। चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर NiNH362+, ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आप फंस सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। NiNH362+, सब वैसा ही है प्यारे, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना। ये कौन सा क्वेश्चन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4th नंबर का सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार फिर से प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे निकिल का, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, X जिसका निकालना है, अमोनिया का 0 इंटू 6 ओवरऑल चार्ज प्लस 2, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी निकालने बोले चाहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोले, वैल्यू आएगा +2। दूसरा आपको निकालना है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने बोले चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने बोले, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है इंटू डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड 1 है। तो या सेकेंडरी वैलेंसी निकालने बोले चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने बोले 6 आएगा, है ना। तो ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं EC, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, अरे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है।
निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो निकिल का एटॉमिक नंबर हो गया 28। तो 28 का मतलब हो गया आर्गन 18, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 एंड 3d8। अब आपको निकिल का नहीं देखना है, Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहां से करेगा, 4s से करेगा। तो क्या हो जाएगा आर्गन 18 4s0 एंड 3d8 हो जाएगा, है ना। ये 3 चीज निकल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, चौथा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करना है। अब देखो मेन तो यही खेला है, हाइब्रिडाइजेशन सीख गए मतलब सब सीख गए। हाइब्रिडाइजेशन यहां से शुरू करेंगे, यहां के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे 3D, 1 2 3 4 5, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 8। तो यहां दिखाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे जी, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3D के बाद कहां जाएंगे 4s के बाद कहां जाएंगे 4p। अब देखो ध्यान से कितना लिगेंड को हैंडल करना है, तो निकिल को 6 लिगेंड को हैंडल करना है, यानी कितने डब्बे खाली चाहिए, 6 डब्बे खाली चाहिए। तो 6 डब्बे तो जुगाड़ नहीं हो रहा है, 1 2 3 4, इसको अगर धकेल भी दें तो इधर एक ही डब्बा का जुगाड़ होगा, यानी 4p के बाद इस बार आपको 4d का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो 4d के पास 5 ऑर्बिटल। अरे चाहे 3 का d हो बच्चों, चाहे 4 का d हो, d किसी का भी हो, d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो आप कहेंगे सर अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ध्यान देना अभी खेला हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन को पीछे नहीं धकेलेगा। क्यों, क्योंकि पीछे धकेल के भी कोई फायदा नहीं है। देखो ना यहाँ पे कितना लिगेंड है 6, तो जब 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, या तो sp3d2 आएगा या तो d2sp3 आएगा। यानी एक बात का ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन या तो d2sp3 आना चाहिए, है ना, जब 6 लिगेंड है, या फिर sp3d2 आना चाहिए। और ध्यान दें जो भी d आए, पहले अगर d आ रहा है मतलब 3 का d आ रहा है, बाद का अगर d आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर बाद वाला d आ रहा है इसका मतलब कहना है कि 4 का d आ रहा है। अगर बाहर का d आ रहा है तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर पहले d3 का d आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या फंस रहा है, देखो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और उसको अनपेयर्ड बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेल देगा। तो जब पीछे धकेल देगा तो डी का 1 डब्बा खाली होगा और एस का 1, पी का 3, तो 1 2 और 3 5 और 1 6। यानी कैसा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, यहां पर एक डी का इसका आ रहा है, एक एस का आ रहा है, 3 पी का आ रहा है और फिर एक डी का आ रहा है। और ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, या तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी दोनों डी या तो 3 के होने चाहिए और दोनों डी या तो 4 के होने चाहिए। एक डी के, एक 3 के और एक 4 के डी नहीं होने चाहिए। आप बाइक में चलेंगे तो क्या एक पैर को एक बाइक में और दूसरे पैर को दूसरे बाइक में रख के चलेंगे क्या, कितना दूर चल पाएंगे, ऐसा नहीं चल पाएंगे। तो यानी दोनों पैर आपके एक ही बाइक में होना चाहिए, या तो इस बाइक में या तो इस बाइक में। एक पैर इस बाइक में, एक पैर इस बाइक में रखकर आप ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। ध्यान समझिए इस बात को। यानी हाइब्रिडाइजेशन या तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। और इस कंपाउंड में मैटर फंस रहा है। फंस क्या रहा है कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे नहीं धकेलेगा, चुपचाप जहां जगह है वहां जाकर के फील करेगा इलेक्ट्रॉन और इसको भर के बेवकूफी नहीं करेगा। समझ गए बात को? तो ध्यान से समझेंगे, क्या लिखना है ये समझेंगे। देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे लैंग्वेज, सिंस NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट still it will not shift the electron backward, but still it will not shift the electron backward, not shift the electron backward, otherwise
अदरवाइज DsP3D hybridization will form. DsP3 hybridization will form which does not exist, which does not exist, which does not, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ गया? तो अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 4s 4p के बाद 4d, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पेयर्ड 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 अनपेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4s, ये क्या हो जाएगा 4p और ये क्या हो जाएगा 4d। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी यहां इसको छोड़ दो, अब इधर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे और इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होकर नए ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन उसका नाम क्या होगा? इसको तो नहीं लिए हो तुम, यहां से शुरू किए हो, sp3d, अरे सॉरी डी के दो डी के 2 ऑर्बिटल ही खाली भाग ले रहे हैं ना, डी के 2 ही ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। तो एक डब्बा इसका, एक डब्बा, इन तीनों के बदले 3 डब्बे और इनके बदले 2 डब्बे। समझ गए बात को? ये इतने हाइब्रिडाइजेशन हो गए और ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5 पेयर्ड 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 अनपेयर्ड अनपेयर्ड 3d8। अब इसके पास कौन आएगा? कौन है लिगेंड? अमोनिया। तो अमोनिया आएगा और यहां पे अपना लोन पेयर रखेगा और इस प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, इस प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। इस प्रकार लोन पेयर रख रहा है, बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, इस प्रकार से अमोनिया, और ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो NiNH3 6 2+, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन निकल गया ना। अच्छा एक बात समझ लो, यहां अंदर का 3 का D इन्वॉल्व हुआ कि बाहर का D4 का D इन्वॉल्व हुआ? बाहर का D2 है ना। अगर D2 पहले लिखा रहेगा तो उसको बोलिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर का अगर D आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां जगह नहीं है, पहले इसको नोट, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलें आगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाहर का D इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं ऑप्शन में है तो ध्यान दीजिएगा कब आउटर बोलना है और कब इनर बोलना है। अगर पहले D आ गया तब इनर ऑर्बिटल, बाद में D आया तो आउटर ऑर्बिटल। अब देखना है क्या ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहां देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे कि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा? क्या ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो जवाब है कि हां करेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे यानी म्यू निकल जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2 4 2 8 √8। √8 का मतलब है 2√2, 2 रूट का मतलब है 2 × 1.41। इसका मतलब क्या हो गया? 2.82, यही आएगा क्या? हाँ 2.82 बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? शेप कैसा हो जाएगा? तो बताया गया चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन एक ही शेप होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसी प्रकार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आप निकाल लोगे, निकल जाएगा। चलो नोट डाउन करो। अब मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे बच्चों, है ना। कुछ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे दें क्या? चलो तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करना घर में जाकर। COF6 एक क्वेश्चन लिख लो, घर में ट्राई करोगे। होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसी प्रकार से बनाना। COF6 3-, इसको ट्राई करोगे। CONH3 6 2+, शायद ये करा दिया हूं मैं। NiCO4 2-, NiCO4 2-, NiCO4, बस खाली इतना ही है, इसको ट्राई करना आप।
ये सब बना के आना। यहां पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान रखिएगा, इसको कार्बोनिल कहते हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और फ्लोरीन का चार्ज -1। यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, और ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। मिक्स मत करना दोनों को भाइयों। चलो यहां पे खत्म करते हैं इसको हम, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके बच्चों, थैंक यू।